हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पीआईबी सेशंस। और आज की क्लास में हम 12 टू 15 ऑफ सितंबर 2025 के पीआईबी को डिस्कस करने वाले हैं इन अ सिमिलर फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज प्लस एनालिसिस। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस टू। वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है इंक्लूडिंग पीआईबी ईएसआई सेशन, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड एक्सेट्रा. For PDFs, please join our Telegram channel with the link given in the description below. So let's start with today's class and I hope you will like it. So let's start with first question that says, which institution recently signed an MOU with Aditya Birla Fashion and Retail Limited to empower rural women of self-help groups जीविका? राइट, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन ने एमओयू साइन किया है विथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ताकि रूरल वुमेन को एम्पावर करा जा सके ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका. सो द राइट आंसर इज निफ्ट पटना. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि निफ्ट पटना ने एमओयू साइन किया है विथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर किया जा सके. नाउ निफ्ट एंड आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड MOU साइन किया है टू एम्पावर रूरल वुमेन्स एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ ताकि रूरल वुमेन और बिहार जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग एंड लिंकिंग देम टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Now the next question is based on opium poppy cultivation. So it is asking कि Government of India's annual licensing policy for opium poppy cultivation for crop year 25-26 covers which state? तो गवर्नमेंट की जो एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी है जो कि ओपियम पॉपी कल्टीवेशन की है, ओपियम यू मस्ट नो कि ओपियम क्या होता है. तो ओपियम की कल्टीवेशन की जो पॉलिसी है वो किस स्टेट्स को कवर करती है? तो वो 3 स्टेट्स को कवर करती है जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. सो बी इज़ द राइट आंसर. सो लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी अनाउंस की है ओपियम ग्रो करने के लिए फॉर द क्रॉप ईयर दैट इज़ अक्टूबर 25 टू सितंबर 2026. ये 3 स्टेट्स के लिए लागू होती है. द ओनली स्टेट्स जहाँ पर लीगली पॉपी कल्टीवेशन अलाउड है जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. नाउ क्या रूल्स हैं पॉलिसी के? तो एग्जिस्टिंग फार्मर्स के लिए अगर आपका मॉर्फाइन ईल्ड जो है वो 4.2 kg पर हेक्टेयर से ज़्यादा या बराबर है तो आप ओपियम गम कल्टीवेशन जो है उसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं, जो आप ओपियम कल्टीवेशन कर सकते हैं. ओपियम कल्टीवेशन के एक्चुअली 2 मेथड्स मेनली होते हैं, एक गम कल्टीवेशन और एक पॉपी स्ट्रॉ मेथड, राइट. सो गम कल्टीवेशन जो होता है वो ज़्यादा ईल्ड देता है या वो ज़्यादा मात्रा में ओपियम उसमें होता है. तो अगर आपका मॉर्फाइन ईल्ड 4.2 kg पर हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आप ओपियम को गम कल्टीवेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं. अगर आपका मॉर्फाइन ईल्ड जो है वो 3 to 4.2 kg पर हेक्टेयर है तो आप पॉपी स्ट्रॉ के अंदर यानी कि आप पॉपी स्ट्रॉ मेथड से आप ग्रो कर सकते हैं ओपियम को. यहाँ पर आप गम कल्टीवेशन के थ्रू, यहाँ पे पॉपी स्ट्रॉ मेथड के थ्रू यू विल गेट अ 5 year लाइसेंस फॉर दिस. अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप 900 kg पर हेक्टर ईल्ड आप दे पा रहे हैं देन आप अगर आप दे पा रहे हैं पॉपी स्ट्रॉ मेथड से देन आप वापस गम कल्टीवेशन पे आ सकते हैं अगर आपका ईल्ड ज़्यादा है तो. दिस इज़ एन इंसेंटिव फॉर डूइंग वेल. अगर आप ज़्यादा अच्छे से ईल्ड दे पा रहे हैं तो अगर आप पॉपी स्ट्रॉ मेथड यूज़ कर रहे हैं देन यू आर अलाउड टू स्विच बैक टू गम कल्टीवेशन. बट इफ़ योर मॉर्फाइन और इफ़ योर मिनिमम क्वालिफाइंग ईल्ड इज़ लेस एंड इफ इट इज़ लेस देन आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा ऑफ 25-26. नाउ प्लीज़ रिमेंबर गवर्नमेंट एल्कलॉइड फैक्ट्री इज़ देयर एट नीमच. यहाँ पर उनको WHO का GMP सर्टिफिकेशन मिला है. एंड आर गोल वाई वी आर डूइंग ऑल दिस, आर गोल इज़ बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी दैट्स आत्मनिर्भर, सपोर्टिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज विद एल्कलॉइड APIs एंड फॉर्मुलेशंस, प्रमोटिंग मेक फॉर वर्ल्ड विजन. सो वी आर प्रमोटिंग मेक फॉर वर्ल्ड विजन एंड देयरफॉर you have to remember this in this concept, right. So one more question is there. Under the policy, existing gum cultivators are allowed to continue gum cultivation अगर उनका मॉर्फाइन ईल्ड जो है वो 4.2 kg पर हेक्टेयर से ज़्यादा है तो, राइट. सो 4.2 इज़ द राइट आंसर. एंड पॉपी स्ट्रॉ मेथड अगर उनका ईल्ड जो है वो 3 to 4.2 kg पर हेक्टेयर है एंड अगर 4.2 kg पर हेक्टेयर से ज़्यादा है
then gum cultivation, right? Next question is, the Center for Development of Telematics, that is CDOT, recently signed an MOU with which public sector bank to strengthen its IT infrastructure and digital transformation journey? So the right answer is पंजाब नेशनल बैंक. तो पंजाब नेशनल बैंक ने CDOT के साथ MOU साइन किया है ताकि IT इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को और स्मूदन किया जा सके एंड स्ट्रेंथन किया जा सके. Now, what is the theme of Ayurveda Day and which institute will host the main event of 10th Ayurveda Day celebrations? So the theme of Ayurveda Day is Ayurveda for people and planet. And कौन host करेगा? तो it will be hosted by All India Institute of Ayurveda, that's situated in Goa. So let's see the information. So 10th Ayurveda Day is being celebrated when 23rd of September 2025. द 10th आयुर्वेद डे जो है वो सेलिब्रेट होगा 23rd सितंबर को एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा. फर्स्ट टाइम जो है आयुर्वेद डे एक फिक्स डे पे बनाया जा रहा है, दैट इज़ 23rd सितंबर इंस्टेड ऑफ धन्वंतरी जयंती. इसके बाद इसका थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानिट. हम फोकस कर रहे हैं आयुर्वेद पर एज सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशन जो हाईलाइट कर रहा है बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल वेलबींग. उसके बाद who assumed charge as director of AIIA on 13 September 2025. So AIIA मतलब All India Institute of Ayurveda. So इसके डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति. एंड वेयर इज़ दिस इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. So C and B is the right answer. Now, who was sworn in as 15th Vice President of India in September 2025. So abhi recently 15th Vice President of India has been elected, and who was sworn as 15th Vice President, so that is CP Radhakrishnan. Now, who administered the oath of office to Shri CP Radhakrishnan as Vice President? यानी जब वो Vice President बने हैं तो उनको oath किसने दिलाई है? The oath was sworn in by President of India. So C is the right answer. Next is, where is the first ever national conference of Committee on Empowerment of Women is being held in September 2025. So पहली national conference of Committee on Empowerment of Women हो रही है तिरुपति में. So B is the right answer. And what is the main theme of this conference? इस conference का main theme है empowering women to face challenges of emerging technologies. यानी जो emerging technologies है उससे जो women challenges face कर रही हैं वो इस conference की theme है. Now, the next question is, who jointly organized COP-CON 25 in Hyderabad? तो एक COP-CON हो रही है कॉन्फ्रेंस 2025 हैदराबाद में. तो किस ने जॉइंटली से ऑर्गेनाइज कराया है? तो दैट इज़ नालसार यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज़ ICSI. सो नालसार यूनिवर्सिटी एंड कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज करा है. इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम है ESG, that is Environmental, Social Governance and Insolvency and Bankruptcy Code. So B is the right answer. ESG and IBC is the main theme of COP-CON 2025 that's being organized in Hyderabad. So as you can see, this is a national conference जिसको organize किया है नालसार University of Law Hyderabad and Indian Institute of Company Secretaries of India. And the theme was ESG and IBC, that is ESG is Environmental, Social and Governance and Insolvency and Bankruptcy Code. Next question is, who assumed office as Prime Minister of Interim Government of Nepal? तो अभी Interim Government नेपाल की बनी है तो वहाँ के Prime Minister बनी है Mrs. सुशीला कार्की. So B is the right answer. Next is, where did PM Modi lay the foundation stone of multiple projects in Manipur? तो अभी recently प्रधानमंत्री ने मणिपुर में अराउंड 7,300 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को इनाग्रेट किया है एंड दैट्स बीइंग लेड इन चुराचंदपुर इन मणिपुर एंड द टोटल वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स इज अराउंड 7,300 करोड़ रुपीस. नेक्स्ट इज, what title was Bhupen Hazarika popularly known by and which award was conferred upon Bhupen Hazarika? So let us see some information on Bhupen Hazarika. So Bhupen Hazarika is in news. Why? Because 100th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, जिनको भूपेन दा भी बोलते हैं, उनकी सेलिब्रेट की है असम में. So that is why it is in news. तो उनको बोलते थे सुधा कोंथो
सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, उन्हें सुधा कोंथो कहते थे. एंड विच अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन बाय भूपेन हजारिका. सो भारत रत्न वॉज गिवन टू भूपेन हजारिका. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट बी हेल्ड. सो ये कहाँ होगा. सो इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, एंड इंडिया होस्ट कर रहा है ये समिट 2027 में. एंड इन विच प्लेस. सो चेन्नई इज़ द राइट आंसर. चेन्नई में इंडिया होस्ट कर रहा है 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट. इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट दिस 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट. तो राइट आंसर इज 2027. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who received the Rajbhasha Kirti Puraskar on behalf of Department of Administrative Reforms and Public Grievances, and where was Hindi Divas celebrations held in 2025. So let us just discuss some information and then we will go back to our MCQ. So on 14 September is हिंदी दिवस. ओके, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है. तो हिंदी दिवस सेलिब्रेशंस वर हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात. तो वहाँ पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वॉज अवॉर्डेड. ये पुरस्कार दिया टू श्री वी श्रीनिवास, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को. ये अवार्ड क्यों दिया जाता है. इट रिकॉग्नाइजेस जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है इन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी अमंग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट विद लेस देन 300 पर्सनल फॉर ईयर 2024-25. इसका मतलब ये है जो भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है. तो ये अवार्ड दिया गया है टू श्री वी श्रीनिवास, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के. नाउ लेट अस गो बैक टू आवर MCQ. हियर इट इज़ आस्किंग कि किसको ये अवार्ड मिला है ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. सो दैट इज़ श्री वी श्रीनिवास. एंड हिंदी दिवस के सेलिब्रेशन, जो हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को, इसके सेलिब्रेशंस हुए हैं गांधीनगर गुजरात में. सो सी इज़ द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट की डोमेन will India serve as global secretariat for. So first let us discuss what is the complete news article and then we will go back to our MCQ. राइट. तो इंडिया होस्ट करने वाला है 89th जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन फ्रॉम 15 to 19 ऑफ सितंबर एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली. यानी 89th जनरल मीटिंग होने वाली है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की, वो इंडिया होस्ट करने वाला है. दिस इज़ द 4th टाइम जब इंडिया होस्ट कर रहा है. पहले 1960, 1997 एंड इन 2013 में इंडिया होस्ट कर चुका है. सो दिस 89th मीटिंग इज़ बीइंग होस्टेड द 4th टाइम इट इज़ बीइंग होस्टेड बाय इंडिया. थीम क्या है इस मीटिंग का. द थीम इज़ फोस्टरिंग अ सस्टेनेबल वर्ल्ड इंक्लूडिंग अ डिजिटल सस्टेनेबिलिटी प्लेज विद सैपलिंग प्लांटेशन फॉर ईच प्लेज. यानी थीम है इस इवेंट का फॉस्टरिंग अ सस्टेनेबल वर्ल्ड. नाउ इसमें क्या इंक्लूडेड है, हमें डिजिटल सस्टेनेबिलिटी का प्लेज भी लेना है और सैपलिंग प्लांटेशन लेना है फॉर ईच प्लेज. नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, उसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1906, जो कि क्या करता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में एक ग्लोबल लीडर है विथ नेटवर्क ऑफ 30,000 एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड. नाउ एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन आस्क्ड इन MCQ, दैट इज़ कि इंडिया किस डोमेन के लिए ग्लोबल सेक्रेटरीट की तरह काम करेगा. तो दैट इज़ लो वोल्टेज डायरेक्ट करेंट. सो P इज़ द राइट आंसर. प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज. Right, now let's move to our next MCQ, that is, where was bioethanol and polypropylene plants inaugurated or launched by PM Modi. तो अभी bioethanol and polypropylene plants को inaugurate किया है in नुमालीगढ़ गोलाघाट, that is in Assam. So bioethanol and polypropylene plants को वहाँ inaugurate किया है at नुमालीगढ़ रिफाइनरी गोलाघाट आसाम. नाउ दिस बायोइथेनॉल प्लांट जो है वो बैम्बू को यूज़ करता है एज फीड स्टॉक विद अरेंजमेंट टू सपोर्ट लोकल बैम्बू कल्टिवेशन एंड स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट. सो आई बिलीव दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि बायोइथेनॉल प्लांट जो है वो बैम्बू को फीड स्टॉक की तरह यूज़ करता है. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. सो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स हुए हैं 4 सितंबर टू 14 ऑफ सितंबर तक ये हुए थे. कहाँ पर, लिवरपूल UK में. कहाँ पर हुए हैं ये, लिवरपूल UK में हुए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, इंडिया में वुमेन ने काफ़ी एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है. तो गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो 2 आपको नाम याद रखने हैं. फर्स्ट इज़ जैस्मीन लम्बोरिया
एंड सेकेंड इज़ मीनाक्षी हुडा. सो 57 kgs की कैटेगरी में 57 kgs में जैस्मीन ने इंडिया का पहला फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल अचीव किया है एट वर्ल्ड चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग पोलैंड्स ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जूलिया सिजेरेमेटा इन अ क्लोजली कंटेस्टेड फाइनल. यानी कि उन्हें गोल्ड मिला है और उन्होंने डिफीट किया है पोलैंड की जूलिया, जिनको सिल्वर मेडल मिला है. देन मीनाक्षी हुडा को भी गोल्ड मिला है और उन्होंने डिफीट किया है कजाकिस्तान की नाजीम काज़ाएबे को. सो मीनाक्षी ने काज़ाकिस्तान को डिफीट किया है, जैस्मीन ने पोलैंड को डिफीट किया है. सिल्वर मेडल मिला है नुपुर श्योरॉन को सिल्वर मेडल मिला है इन 80+ kg कैटेगरी. देन ब्रॉन्ज मेडल मिला है पूजा रानी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 80 किलो की कैटेगरी में और ओवरऑल चैम्पियनशिप में कंट्रीब्यूट किया है. सो मीनाक्षी एंड जैस्मीन गोल्ड, नुपुर श्योरॉन सिल्वर एंड पूजा रानी ब्रॉन्ज. ओवरऑल हम देखें तो कजाकिस्तान ने टॉप किया है विद 7 गोल्ड्स, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज. राइट नाउ हेयर इट वाज आस्किंग कि 57 kg वेट कैटेगरी में किसको गोल्ड मेडल मिला है. सो दैट इज़ जैस्मीन लैम्बोरिया. सो सी इज़ द राइट आंसर. एंड मीनाक्षी को गोल्ड मिला है 48 kgs में. सो ए इज़ द राइट आंसर. देन सिल्वर मिला है नुपुर श्योरॉन को एंड ब्रॉन्ज मेडल मिला है पूजा रानी को. नाउ विच मेडल डिड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम विन एट वुमेन्स एशिया कप 2025. तो वुमेन के एशिया कप में वुमेन की हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो, क्योंकि दिस वॉज ऑल गिवन इन PIB न्यूज़. सो इफ़ इट इज़ गिवन इन PIB न्यूज़ इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी. सो वुमेन्स के एशिया कप में इंडिया की हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन this PLFS, that is periodic labor force survey. So it is asking कि unemployment rate कितना रहा है for people aged 15 years and above in August 2025. So the right answer is 5.1%. I'll make you understand this news. तो PLFS सर्वे होता है. सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है जो कंडक्ट कराता है NSO, दैट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देता है. नाउ दिस मेथोडोलॉजी फ्रॉम 2025 थोड़ी अपडेट कर दी गई है एंड मंथली एंड क्वार्टरली डेटा आता है. सो मंथली बुलेटिन्स में आते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है. Now this is based on current weekly status at all India level. So please remember this also कि current weekly status पे based है. August 2025 bulletin is the 5th monthly bulletin following April to July. Right. Now let us compare and see some data. तो जून 2025, जुलाई 2025 एंड अगस्त. तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो जून में इट वाज 5.6, उसके बाद 5.2 एंड अगस्त में इट हैज़ बिकम 5.1%. मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में द डेटा इज़ 5.3%, 5.6% एंड नाउ इट इज़ अराउंड 5%. फिर वर्क पॉपुलेशन रेशियो में फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशियो, जो जितनी फीमेल वर्क कर रही है वो अब थोड़ा बढ़ गया है, इट इज़ 32%. ओवरऑल वर्क पॉपुलेशन रेशियो इज़ अराउंड 52.2%. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ अराउंड 33.7% एंड ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ अराउंड 55%. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्क पॉपुलेशन रेशियो. हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में उन लोगों को भी जोड़ते हैं जो एक्टिवली वर्क देख रहे हैं और अभी एम्प्लॉयड नहीं है, एंड दैट इज़ वाई यू विल सी कि इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ 55%, एंड वर्क पॉपुलेशन का रेशियो है 52%, क्योंकि यहाँ पर हम उन लोगों को भी जोड़ते हैं जो एक्टिवली वर्क देख रहे हैं एंड अभी एम्प्लॉयड नहीं है, जबकि वर्क पॉपुलेशन रेशियो में सिर्फ हम जो एम्प्लॉयड लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करते हैं. So that is why is the difference. Now the next question is, Startup India under DPIIT signed an MOU with which company to strengthen startup ecosystem. तो startup ecosystem को strengthen करने के लिए Startup India ने MOU sign किया है with कार देखो group. Right. Now the next question is, what was India's cumulative exports, merchandise plus services ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त 2025. तो अप्रैल टू अगस्त 2025 को इंक्लूड करके इंडिया के क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट कितने रहे हैं. सो इट इज़ $349.5. नाउ व्हाट वाज द ग्रोथ रेट. द ग्रोथ रेट अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इट इज़ 6.18%.
सो एज यू कैन सी ट्रेड ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त 2025, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे बढ़ गए हैं. 2024 में इट वॉज 179 US बिलियन डॉलर्स, नाउ इट इज़ 184 US बिलियन डॉलर्स. इम्पोर्ट्स हैव ऑल्सो इंक्रीज, सर्विसेज भी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स दोनों. टोटल ट्रेड की अगर हम बात करें तो टोटल ट्रेड पहले 329 US बिलियन डॉलर्स था, अब जो 349 US बिलियन डॉलर्स हो चुका है एक्सपोर्ट्स में, एंड इम्पोर्ट्स में इट इज़ 390 US बिलियन डॉलर्स. तो हमारा डेफिशिएट भी कम हुआ है थोड़ा, पहले 52 माइनस बिलियन डॉलर्स था, नाउ इट इज़ -41 US बिलियन डॉलर्स. सो दिस इज़ द सेम थिंग जो एक चार्ट में रिप्रेजेंटेड है. So that's it for the day. I hope you liked the class. PDFs would be provided you on the Telegram channel. I've also provided you the compilation of August PIB. Please go and watch that too. And from 1st to 12th of September, 11th of September, सारे PIB जो भी है that have also been provided. उसके बाद 12 to 15th of September जो आज की क्लास है उसका PIB का PDF also I'll provide you in the Telegram channel. Also soon I'll also provide you June and July monthly compilations. So please watch that too, and thank you for watching. Also please comment अगर आपको कुछ और क्लासेस चाहिए, सेशंस चाहिए, and thank you for watching.